नमस्कार बच्चों, दर्शकों, भाइयों बहनों, एक बार फिर आपका पुनः स्वागत है हमारे बघेल सर केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। हमारा चैनल और हम आपका पुनः अभिनंदन करते हैं और चैनल को देखते रहने के लिए और चैनल से जुड़े रहने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। आज हम आपको कक्षा 10 की विज्ञान का पाठ नंबर 2 और पाठ नंबर 2 के कुछ टॉपिक जो है वो पढ़ाएंगे। तो टॉपिक क्या है? टॉपिक है अम्ल एवं क्षार का अम्ल एवं क्षार का जल में क्या होता है। जल में क्या होता है। हालांकि इससे पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं आपको कि जब भी कोई अम्ल और क्षार जल में घोला जाएगा तो वो आयनित हो जाते हैं। हमने एग्जाम्पल ले लिया H2SO4 को हम जब जल में घोलेंगे तो वो क्या करेगा, वो 2H+ एक साथ भी तोड़ सकते हैं, अलग अलग भी तोड़ सकते हैं, और SO4 2- में वियोजित हो जाएगा। वहाँ पर हम क्या लिखते हैं, इनको एक्वस लिखते हैं, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो जल में विलय होती हैं। ऐसे ही हमने क्या लिखा, हमने लिखा NaOH। आप कोई भी क्षार ले लें तो वो जल में क्या होगा, वियोजित होगा, और वो क्या देंगे, Na+ देंगे प्लस OH- देंगे। ये भी क्या हो गया, हमारा एक्वस हो गया। ये दोनों एक्वस मीडियम में मिलते हैं। तो अब क्या हुआ, अम्ल एवं क्षार का जल में क्या होता है, अम्ल एवं क्षार जल में मिलकर के क्या करते हैं, जल के अंदर वियोजित हो जाते हैं और इस प्रकार की क्रियाएं दिखाते हैं। हालांकि अभी 10th में तो इतनी क्रियाएं हैं, आगे जब आप पढ़ेंगे तो आगे वाली क्रियाओं में थोड़ा आगे की ओर बढ़ा देते हैं। तो हम इस रिएक्शन को थोड़ा स्किप कर देते हैं, हटा देते हैं। अब हमारे पास क्या होगा, जो H होगा वो H+ जल के H2O के साथ में क्रिया करेगा। तो H2O के साथ क्रिया क्यों करता है, उसका कारण है कि H2O में जो होता है, जल में होता है, ऑक्सीजन के पास 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, और ये 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है और हाइड्रोजन पर पॉजिटिव होता है, तो जब ऋणावेश यानी नेगेटिव और पॉजिटिव में आप भी समझते हैं अट्रैक्शन होता है। तो अट्रैक्शन के कारण क्या है, ये H जो है वो H2O के पास चले जाते हैं, ठीक है। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है वो कहाँ जाता है, ऑक्सीजन पर, और हाइड्रोजन कितने हो जाते हैं, 3। तो इसका मतलब है कि इसमें जो अम्ल की गुण था, जो अम्लीय गुणधर्म था, अम्लता का, ये जो अम्लता थी वो हमारी कहाँ पहुँच गई, जल में पहुँच गई। तो जल कैसा हो गया, जल जो है वो हमारा अम्लीय हो गया, क्योंकि अम्ल की पीछे प्रकृति आपने पढ़ी थी। अम्ल जो होते हैं वे जल में H+ आयन देते हैं। तो अब क्या होगा, अगर हम इस रिएक्शन को वापस रिवर्स कर दें, तो ये हो गया, अगर हम इस रिएक्शन को वापस रिवर्स कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर हमें H+ देगा और पानी देगा। तो जो पदार्थ H+ देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। तो ये हमारा क्या है, अम्लीय हो गया। लेकिन हमें इसमें आगे नहीं बढ़ाना है, हमें इस तरीके से आपको रिएक्शन दिखानी है। ये तो हो गई इसके साथ। अभी जो हमने लिया था क्या, NaOH। NaOH भी क्या करेगा, पानी के साथ जब क्रिया करेगा तो पानी तो एज ए टेज मान लीजिए कि पानी यूं का यूं ही है, लेकिन हमारा Na जो है वो प्लस में और OH- में चला जाता है। फिर वही ये बात, ये जो OH है वो हमारे H2O के ऊपर अधिशोषित हो जाएंगे। तो जब अधिशोषित होंगे, यहाँ पर हमने एक्वस मीडियम लिख लिया, यहाँ पर भी हमने एक्वस मीडियम लिख लिया। ये जो OH है वो वापस H2O के पास आ जाते हैं, जैसे हमारे पास क्या लगे थे, OH-। कैसे आएंगे, जैसे हमारे हाइड्रोजन के आयन आ जाते हैं। तो वापस इसके ऊपर आए, जब वापस इसके ऊपर आएंगे तो क्या बनेंगे, H3O2- बनेगा। तो जो भी गुणधर्म क्षार के अंदर होते हैं
जो OH आयन के कारण होते हैं वो सारे के सारे गुणधर्म हमारे जल के ऊपर चले जाते हैं, इसलिए हमारा जल कैसा हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। कैसा हो जाता है, क्षारीय। तो आयनों के कारण वियोजित होने से अम्ल के गुणधर्म जल में, क्षार के गुणधर्म जल में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो क्या होता है हमारा अम्ल एवं क्षार में जल का क्या होता है, जल में जाने से क्या होते हैं, वो आयनित हो जाते हैं, टूट जाते हैं और टूटने के आधार पर हमारे इस तरीके से वियोजित हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह भी पूछा है कि अम्ल और क्षार की प्रबलता और दुर्बलता, अम्ल एवं क्षार की प्रबलता और दुर्बलता के बारे में भी बात कही है कि अम्ल एवं क्षार विलयन कितने प्रबल होते हैं। अम्ल और, ऐसे लिख लेंगे आप इसमें आगे, अम्ल एवं क्षार की प्रबलता एवं दुर्बलता, प्रबलता एवं दुर्बलता। ये अब देखिए अम्ल की प्रबलता और दुर्बलता को कैसे समझेंगे। हमने शायद ये पीछे थोड़े बहुत कहीं टॉपिक आया होगा तो हमने थोड़ी बहुत बातें इसके बारे में बताई होंगी। प्रबलता और दुर्बलता को समझेंगे कैसे, समझने के लिए है हम यहाँ पर जो बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ करेंगे विलयन के अंदर इसका क्या इफेक्ट रहता है, विलयन के अंदर इसका क्या इफेक्ट रहता है वो देखेंगे। तो देखिए क्या है कि जो हमने अभी यहाँ पर अम्ल लिया था, हमने ले लिया HCl अम्ल। HCl अम्ल को कहाँ मिला दिया, पानी के अंदर, यानी हमने HCl अम्ल को कहाँ मिला दिया, पानी के अंदर। तो पिछले क्रियाओं को देखते हुए क्या होगा, HCl अम्ल जो है वो पानी में वियोजित होगा। तो वियोजित होने का मतलब है ये बनाएगा H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब क्या है, यहाँ पर जो अम्ल है ये हमारा 100% है। कितना है, 100%। अगर हमने 1 ग्राम लिया है तो भी ठीक है, हम 2 ग्राम लेंगे तब भी ठीक है, हम 3 ग्राम लें तब भी ठीक है, हम 100 ग्राम लें तब भी ठीक है। तो जितना भी हम लेंगे वो पूरा का पूरा अम्ल 100% आयनित हो जाना चाहिए। तो आयनित घटना कितनी होगी, आयनित घटना जो है वो 100% के लगभग हो गई है, लगभग लिख ले रहे हैं, लगभग हो गई। अगर 100% के लगभग हो गई, क्या हो गई 100%, इसका मतलब जितना हमने यहाँ HCl लिया था उतना का सारा HCl यदि आयनित हो गया तो वो हमारे क्या कहलाते हैं, प्रबल। क्या कहलाएंगे वो, प्रबल। यानी अम्ल और क्षार जो जलीय विलयन में पूर्ण आयनित हो जाते हैं। प्रबल अम्ल एवं क्षार की परिभाषा क्या होगी, अम्ल ओवक क्षार जो पदार्थ कौन कौन से होंगे, अम्लीय या क्षारीय, अम्ल या क्षार दोनों की कॉमन परिभाषा चलिए, जो पदार्थ जल में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं या पूर्णतः आयनित होते हैं। कैसे होंगे, पूर्णतः आयनित होते हैं, प्रबल अम्ल एवं क्षार कहलाते हैं। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे इनकी परसेंटेज आयनन की घटना कम होती चली जाएगी वैसे वैसे इसकी प्रबलता घटती चली जाएगी और दुर्बलता बढ़ती चली जाएगी। तो दुर्बलता की परिभाषा के लिए अभी हम लेंगे, तो अब पहले हम आपको एक रिएक्शन लेके समझा दें। ये हमारे पास है CH3 COOH, एरो क्या हो गया, हमने जैसे इसको जल में डाला, ऊपर भी लिख सकते हैं आप, इसके पास में भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्या बनेगा, CH3 COO माइनस बनेगा प्लस हमारा H प्लस बनेगा। अभी इसके अंदर और इसके अंदर कोई कंपैरिजन नहीं। अगर हम ये 100 हटा दें, यहाँ से 100 हटा दें तो ऊपर वाली रिएक्शन और नीचे वाली रिएक्शन में कोई भी डिफरेंस नहीं रहता। यहाँ भी कहेंगे ये भी आयनित हो रहा है, यहाँ कहेंगे ये भी आयनित हो रहा है। लेकिन हमने अभी ऊपर क्या बताया था कि ये 100% लिया, जो भी लिया है, जितना भी लिया है तो पूर्ण रूप से आयनित होता है। क्या होता है, पूर्णतः आयनित होता है। तब वो क्या कहलाएगा, हमारा प्रबल कहलाएगा। अब हम यहाँ क्या ले लेंगे, यहाँ ले लेंगे दुर्बल। क्या ले लिया हमने, यहाँ पर दुर्बल ले लीजिए। जब दुर्बल लेंगे तो पूर्णतः हटा देंगे, आंशिक लिखेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पर, आंशिक। यानी वे अम्ल या क्षार जो जल में आंशिक आयनित होते हैं
क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल या सार कहलाते हैं। तो हमने भी जो घटना ली है वो दुर्बल अम्ल और सारों की ये प्रकार की हो गई। तो प्रबलता और दुर्बलता क्या होगी? प्रबलता और दुर्बलता इस प्रकार से प्राप्त होती है। ठीक है, तो अब ये क्या होगा, ये जितने परसेंट 20%, 10%, 30% जितनी मात्रा में वियोजित हो, हमने लिया तो इसको क्या है 100%, और ये हमारा जो है वो 20% आयनित हो गया। बाकी का जो बचेगा 80% वो CH3COOH के रूप में बचेगा। कितना? 80%। इसका मतलब इसका आयनित कितना भाग हुआ? 20%। तो अपनी क्षमता के अनुसार यह 20% आयनित हो गया, 80% अभी भी उसी रूप में स्थापित है। निश्चित पानी की निश्चित मात्रा में। यहाँ भी क्या होता है कि जैसे जैसे हम पानी की मात्रा बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे इनका वियोजन जो मान है वो बढ़ता जाएगा, लेकिन होगा 20% ही। आप क्या कहेंगे, अगर मान लो इसकी क्षमता 20% आयनित होने की है तो पानी मिलाने पर भी 20% होगा। अब पानी जब मिलाएंगे और तो ये 80% का 20% होगा, फिर पानी मिलाएंगे तो फिर वो 80% का 20% होगा। तो इस तरीके से जैसे जैसे पानी मिलाएंगे तो वियोजन की मात्रा तो बढ़ेगी, लेकिन वो रहेगी 20% की 20% ही। तो क्या होता है, अम्ल का जो है वो जल में आयनन होता है, और आयनन से क्या है, जो पूर्ण आयनित होते हैं वो प्रबल कहलाते हैं, जो आंशिक आयन होते हैं वो दुर्बल कहलाते हैं। तो प्रबल और दुर्बल की यहाँ पर हमारी हो गई पहचान। आगे हम क्या करते हैं, प्रबलता और दुर्बलता जो है वो विलयन के H+ आयनों की सांद्रता से भी माप लेते हैं। अब हमने यहाँ क्या ले लिया, H2O हटा दिया, हमने जल यहाँ पर ऊपर लिख दिया, तो हमारा क्या बना, H+ बना। अब इसकी प्रबलता और दुर्बलता जो है वो इस प्रकार भी मापी जाती है कि किसी विलयन में, किसी जल में H+ आयनों की सांद्रता कितनी है। यहाँ पर H+ आयनों की सांद्रता कितनी है कि जो हमारा निश्चित हमने विलयन लिया है उसमें निश्चित जो पदार्थ डाला है उसने हमें H+ आयन कितने दिए हैं। जितने ज़्यादा H+ आयन मिलेंगे, जितने ज़्यादा मिलेंगे प्रबल होगा, जितने कम मिलेंगे दुर्बल होगा। तो H+ किसी विलयन में, किसी निश्चित विलयन में घोले गए अम्ल या सार की सांद्रता या प्रबलता, उसमें उपस्थित अम्ल के द्वारा H+ आयन और सार के द्वारा OH आयनों की सांद्रता के द्वारा भी निर्धारित किया जाता है। तो Na+OH-। अब क्या हुआ हमारा हुआ ये कि इसमें हमने जो NaOH डाला है, जब हम इसको पानी में घोलेंगे तो ये क्या करेगा, Na+ और OH- में टूट जाएगा। तो जब NaOH OH- में टूट जाएगा तो जो OH है वो तो अम्ल की क्या नाम है, सार की सारकता को बताएंगे, और जो H+ हैं वो अम्ल की अम्लता को बताएंगे। तो यदि H+ ज़्यादा है तो वो प्रबल है, दूसरे में H+ कम है तो वो दुर्बल है। अगर OH- की सांद्रता ज़्यादा है, सांद्रता ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है, मान ज़्यादा है, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, प्रबल सार कहलाएंगे। और दूसरा हम दुर्बल सार का भी एक एग्जाम्पल लिख ले रहे हैं। तो दुर्बल सार में कौन सा है, NH4OH, ये हमारा बहुत कम आयनित होता है, तो NH4+ देगा, प्लस हमें OH- देगा। तो मैं थियोरेटिकल पार्ट लिख नहीं रहा हूँ, मैं तो रिएक्शन के द्वारा बता रहा हूँ। आप जो है इस तरीके से इनकी दिखने में लग रहा है, दिखने में दोनों रिएक्शन एक जैसी लग रही हैं, लेकिन OH, इसमें OH आयनों की सांद्रता कैसी है, ज़्यादा है, इसमें OH आयनों की सांद्रता कैसी है, कम है। तो ये हमारे कैसे कहलाएंगे, दुर्बल, और ये हमारे कैसे कहलाएंगे, प्रबल। तो प्रबल और दुर्बलों की इस तरीके से पहचान हो गई। यही प्रबल और दुर्बल की जो मान है वो मान हमारा क्या है, pH के द्वारा दर्शाया जाता है। तो अगला क्या होगा हमारा, अगला जो बिंदु पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे pH मान, pH स्केल और pH पैमाना। तो पहले पढ़ेंगे हमारा क्या है, हमने लिख दिया pH स्केल ओब्लिक pH मान ओब्लिक, बस हो गया वो pH मान और pH स्केल। तो P का यहाँ जो अर्थ होता है वो P बराबर होता है पुषांश। अम्ल में जो pH में P जो दिखाया गया है, जो पुषांश शब्द दिखाया गया है, वो जर्मन भाषा का शब्द है। किसका है,
जर्मन भाषा का शब्द है। और जर्मन भाषा में पुशांस का जो अर्थ होता है वो होता है पावर, और पावर माने जानते हैं आप शक्ति। तो किसी बिलियन में पी का जो अर्थ है वो पुशांस से लिया गया है। पुशांस जर्मन भाषा का शब्द है, जर्मन भाषा में पुशांस को पावर कहते हैं, अपने हिंदी में पावर को शक्ति कहते हैं। तो किसकी शक्ति है? एच जो है वो है हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन की शक्ति यानी पावर ऑफ किसकी? हाइड्रोजन आयन। यानी किसी बिलियन में H+ आयनों की सांद्रता का मान या उसकी H+ आयन की शक्ति का मान जो है वो क्या कहलाता है? pH कहलाता है। लेकिन इसकी परिभाषा कुछ अलग है। तो परिभाषा क्या है? परिभाषा यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं pH की परिभाषा। pH की परिभाषा किसी बिलियन में H+ या OH- अम्ल के लिए H+ और क्षार के लिए OH- आयनों की सांद्रता मोल प्रति लीटर सांद्रता के मान के ऋणात्मक लघुगणक मान को, ऋणात्मक लघुगणक, लघुगणक को कहते हैं लॉग, ऋणात्मक लघुगणक मान को pH कहते हैं। ये 1 नंबर की परिभाषा पूछी जाती है, अलग पूछ भी कहते हैं। ये 1 नंबर की परिभाषा है, आपको पूछी जाएगी। इसका सूत्र भी आता है। तो pH बराबर -log H+ आयनों की सांद्रता। इसी प्रकार क्या होगा? POH भी निकालेंगे। तो POH बराबर क्या होगा? -log HOH, OH- आयनों की सांद्रता। और ये सांद्रता जो है वो मोल प्रति लीटर में ली जाती है। तो ये जो परिभाषा है वो इसके लिए भी ले तो POH और pH जो है वो हाइड्रोजन आयन की। अब देखिए यहाँ पर आप ये कहेंगे सर आप ये गलत सी लग रही है परिभाषा। नहीं, यहाँ क्या है? किसी बिलियन में अगर हम OH का मान निकालेंगे तो OH का मान ज़्यादा होगा, H की सांद्रता कैसी होगी जी? घटती चली जाएगी। OH की सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। तो जब OH की बढ़ेगी तो H की क्या हो जाएगी? घट जाएगी, अर्थात वहाँ अम्लता का मान कम होगा। ठीक है, तो ये हमारे सूत्र है। अब इसका सूत्र आगे भी बता दें कि जो किसी बिलियन में pH + POH का जो मान होता है वो = 14 बराबर होता है। किसके लिए? अब आपको पूछेगा कि pH और POH में संबंध क्या है? तो किसी बिलियन का pH और किसी बिलियन का POH अगर जोड़ा जाए तो उसका जो मान है वो सदैव 14 के बराबर रहता है। तो इन दोनों की यानी जल में अब क्या होगा? जल के लिए भी आपको बता दें, जल को जब हम तोड़ेंगे, जल का सूत्र क्या होता है हमारा? H2O। ऐसे सूत्र के द्वारा बता देते हैं H2O। जब H2O को हम तोड़ेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? H+ मिलेगा प्लस OH- मिलेगा, H+ मिलेगा और OH- मिलेगा। तो अब क्या हुआ? H+ से क्या निकलेगा हमारा? pH और OH से क्या निकलेगा? POH। तो जल में जो होता है वो H+ और OH आयनों की संख्या जो होती है वो बराबर होती है। तो क्या हो गया? H+ की कंसंट्रेशन सांद्रता बराबर किसकी होगी? OH- की सांद्रता होगी। तो जब दोनों की बराबर होगी, और दोनों की बराबर कितनी होती है? 10⁻⁻7 होती है। तो अगर हम इनके मान यहाँ निकालें तो 10⁻⁻7 होती है। तो हम pH निकालेंगे किसका? pH बराबर कितना होगा? -के log। ये जो log होते हैं वो हमारे 10 बेस में लिखे जाते हैं, आपको 10 बेस में लिखे मिलेंगे। यहाँ क्या लिखा हमने? 10⁻⁻7। दूसरा हमारा क्या होगा? POH। तो POH बराबर क्या होगा? -के log OH आयनों की सांद्रता भी हमारी कितनी है? 10⁻⁻7 है।
अब यहाँ पर लॉग के फॉर्मूला आते हैं, आपको लॉग के फॉर्मूला बता देंगे, पीछे हमारे एक में दिखा है लॉग सारणी और लॉग के फॉर्मूला एक साथ वीडियो है, उसमें आप डालेंगे आपको मिल जाएगा। हालांकि फिर यहाँ पर क्या है, यहाँ घातांक जो है वो बाहर आएंगे तो क्या लिखेंगे, माइनस इंटू माइनस के साथ log 10, और log 10 का मान कितना होता है 1, तो हमारा क्या होगा माइनस माइनस इंटू प्लस बराबर कितना मान आया, क्योंकि log 10 का मान कितना होता है 1, तो pH बराबर कितना आया 7। ऐसे यहाँ पर निकालेंगे तो सेम टू सेम निकलेगा, अर्थात POH बराबर क्या निकलेगा, POH बराबर निकलेगा 7। तो हमने क्या किया, हमने जल के लिए pH प्लस POH को क्या कर दिया, जोड़ दिया, तो मान हमारे कितने हो गए 7 + 7 इक्वल टू मान हमारा कितना आएगा 14। तो जो उदासीन विलयन होते हैं उनमें H+ और OH आयनों की संख्या बराबर होती है, और जब बराबर होती है तो उनका pH मान जो है वो कितना होता है 14 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक पैमाना दिया है, हालांकि पैमाने की बात कही गई है, तो यहाँ पर पैमाना दिया है, उस पैमाने को हम भी बनाएंगे। तो पैमाना हमारा क्या है, ऊपर की ओर बना दे रहे हैं हम आपका पैमाना, ये हमारा है स्केल। तो स्केल को हमने यहाँ से बना दिया, देखिए ये हमारा कुछ मान है यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए आपका रेंज कहाँ से चलेगी, क्योंकि 14 तक चलना है, तो हमने यहाँ पर 14 मान लिख लिए, और हम चलेंगे कहाँ, चलेंगे हम 0 से, तो 0 से 14 तक चल रहे हैं। एक मान ऐसा होता है कि जहाँ दोनों के मान बराबर होते हैं, वो मान हमारा कौन सा है 7। तो ये हमारा क्या बन गया, pH स्केल बन गया। अब pH स्केल को फिर अच्छे तरीके से सजाएंगे, जब सजा हुआ चीज़ अच्छी लगती है, तो यहाँ क्या हो गया 1, यहाँ क्या हो गया 2, यहाँ क्या हो गया 3, यहाँ क्या हो गया 4, यहाँ क्या हो गया 5, यहाँ क्या हो गया 6, ये जब छोटे बड़े हो गए कोई दिक्कत नहीं 7। तो यहाँ की जो रेंज है वो यहाँ तक चल के धीरे धीरे अम्लता का गुण धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, सारकता की ओर बढ़ने लगेगी। 7 से क्या चले 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो यहाँ का जो pH मान है, यहाँ से इसका pH मान जो है <7, यह pH मान क्या कहलाएगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और यह जो pH मान है यहाँ से यहाँ तक का आगे की ओर, यह हमारा सारीय प्रकृति का कहलाएगा। तो ये सार के pH कितने होते हैं 14, 13, 12, 11, 10, 8, 9, 7 तक। अम्ल के pH मान कितने होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू 7। 7 से जैसे नीचे चलेंगे हम अम्ल में चले जाएंगे, 7 से जैसे ही आगे चलेंगे हम सार में चले जाएंगे, और 7 हमारा मान कैसा है, उदासीन है। तो जो हमारा आसुत जल होता है वो हमारा कैसा होता है, उदासीन। उसका pH मान कितना होता है 7, क्योंकि ना तो उसमें H+ की मात्रा होती है, ना उसमें सार की मात्रा होती है। अब रेंज को देख रहे हैं, रेंज कैसे बढ़ती है। रेंज देखिए, इसको क्या करेंगे, यहाँ से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिलाएंगे, क्योंकि देखिए पहले हम मिला लें उसके बाद बताएंगे। अब देखिए क्या हुआ, ये पहले ही मिल गई, थोड़ा आगे की ओर मिला के लाएंगे। हाँ, यहाँ क्या है, ये जो क्षेत्र है ना, ये वाला, ये क्षेत्र हमारा कैसा है, सारीय है, और ये क्षेत्र कैसा है, अम्लीय है। तो अम्लीय क्षेत्र का मतलब है यहाँ पर अम्लता सबसे ज्यादा है, तो pH मान 0 है। धीरे धीरे जब जा रहे हैं तो ये जो रेंज है ना, वो धीरे धीरे कैसी हो रही है, घट रही है, ये रेंज धीरे धीरे बढ़ रही है। इसका मतलब यहाँ पर POH 0 है, OH की सांद्रता 0 और H की सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर जो है वो H की सांद्रता 0 है, H+ की, और OH की सांद्रता सबसे ज़्यादा है। तो ये हमारा क्या हुआ, pH स्केल हुआ। और इसी pH स्केल के आधार पर हमारे सूचकों के जो रंग होते हैं वो अलग अलग रंग में दिखाई देते हैं। यहाँ पर हमारे क्या लेंगे हम, सूचक। तो यहाँ पर हमारे सूचक होंगे, और सूचक जो है अम्ल और सार में अलग अलग रंग के दिखाई देते हैं। हालांकि हम यहाँ पर रंग नहीं दिखा सकते, हमारे पास कोई प्रोजेक्टर है नहीं, तो हम आपको रंग नहीं दिखा सकते। तो आज के इस वीडियो में अम्ल और सार की इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले किसी वीडियो में हम आपको, अगले वीडियो में फिर आपको इनके बारे की बातें और ज़्यादा बताएंगे। अब बातें क्या होंगी, हमारे दैनिक जीवन के उपयोग होंगे। हमारे दैनिक जीवन के उपयोग होंगे तो हम आपके थियोरेटिकल यही बता दे रहे हैं दैनिक जीवन के उपयोग, क्योंकि हम जब ज़्यादा अम्ल खाते हैं, ज़्यादा अम्लीय पदार्थ खाते हैं, तो हमारे दांत खट्टे हो जाते हैं, दांतों में जो है वो गलन प्रारंभ हो जाता है। अगर हम किसी ज़्यादा अम्लीय या ज़्यादा सारीय, दोनों बातें हमारे लिए दैनिक जीवन में
प्रभावी हैं। अगर हम ज़्यादा अम्लीय और क्षारीय पदार्थ खाएंगे तो हमारे दांतों को जो है वो विघटन शुरू हो जाएगा और दांतों में छेद हो जाएंगे, दांत हमारे टूटने लगेंगे, दांत हमारे गिरने लगेंगे, दांत जल्दी विघटित हो जाएंगे। तो ज़्यादा अम्लीय और क्षारीय पदार्थों को नहीं खाना चाहिए। अगली बात हम इसमें बता दें कि जैसे हम दूध है, मीठे पदार्थ हैं, दही है, ऐसे पदार्थों को खाने के पश्चात अच्छी तरीके से मुंह की सफाई करनी चाहिए। अगर हम मुंह की सफाई नहीं करेंगे तो ये जो पदार्थ हैं, हमारे जो कार्बनिक पदार्थ हैं, खाद्य पदार्थ हैं, ये हमारे मुंह के अंदर फंसे रह जाते हैं, दांतों में फंसे रह जाते हैं और रात के समय जब भोजन करने के बाद लेट जाते हैं तो करीब 8-10 घंटे के अंदर जो है ये हमारे एसिड बनाते हैं और एसिड बनाने के साथ दांतों में फंस जाता है एसिड और वो आगे जा कर के दांतों को गलाना प्रारंभ कर देता है। तो ये तो हमारी रही एसिड और बेस की बात। आगे हमारा क्या होता है, जैसे कपड़ों की धुलाई करते हैं, एसिड और बेस के साथ हम काम करते हैं तो हमारी स्किन भी क्या हो जाती है, गलना प्रारंभ हो जाती है, कपड़े हमारे डैमेज हो जाते हैं, कपड़े जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। ये बात है। सिंचाई के खेती के बारे की बात आपको बता दें तो खेती के बारे की बात यह है कि कुछ मृदाएं जो होती हैं वो ज़्यादा अम्लीय होती हैं, ज़्यादा सारी होती हैं। जहाँ नमक कभी पैदा होता है वहाँ की मृदाएं जो है वो कैसी होती हैं, सारी होती हैं। तो वो सारी मृदाएं हैं, वहाँ पर सार की मात्रा ज़्यादा होती है, पौधे गल जाते हैं, बीज गल जाते हैं, अंकुरण नहीं हो पाता है। तो इस तरीके की विशेष बातों को हम क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे। अगले शब्दों को अगले वाली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।